एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना वो फिर एसबीटी का जनरल साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य होता है एक अदिश राशि। कार्य क्या होता है? एक अदिश राशि होती है। कार्य का एसआई मात्रक जो होती है ना वो जूल होती है। कार्य का एसआई मात्रक जूल। कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग होता है अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग का। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता वस्तु के द्रव्यमान पे। नेक्स्ट है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता वस्तु के प्रारंभिक वेग पे। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन होगा शून्य। कार्य हुआ माना जाता है जब बल लगाने पर वस्तु विस्थापित हो जाती है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। नेक्स्ट है, कार्य ऋणात्मक माना जाता है जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होती है। कार्य करने की क्षमता कहलाती है तो ऊर्जा कैसे मात्रक जूल। 1 ग्राम वर्षा से उत्पन्न ऊर्जा 9 किलो कैलोरी होती है। किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। खींचे हुए धनुष के तार, खींचे गए रबर बैंड तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा। तनी हुई स्प्रिंग में होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा होती जो है ना वो भी स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु पर रखे गए पिंड में होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता जो है ना वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है ½ mv² के। बहते जल में धनुष से छोड़े गए तीर में संग्रहित ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा। बहती हुई हवा में होती है गतिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होती है गतिज एवं स्थितिज दोनों। किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा जो है 2 गुनी हो जाती है। संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जाओं का योग जो है यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। लेंज के नियम का परिणाम है ऊर्जा संरक्षण के नियम का। अब आ गए शक्ति। कार्य करने की दर जो है शक्ति कहलाती है। शक्ति कैसे मात्रक वाट होता है। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड का। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 10⁻6 जूल का। विद्युत ऊर्जा संयंत्र की क्षमता प्रदर्शित की जाती है मेगावाट में। 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट का। साधारण मनुष्य की शक्ति होती है 0.05 से 0.1 अश्वशक्ति। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल जिससे पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचे गुरुत्व बल कहलाती है। 2 पिंड के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है तो गुरुत्व त्वरण कहलाता है। गुरुत्व त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्व त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान सबसे अधिक होता है ध्रुव पर। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर और जी का मान 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान जो होता है 1/6 गुना होता है। गुरुत्व त्वरण निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान और आकार पर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान घटता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्व त्वरण का मान जो होता है वो ऋणात्मक होता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है अदिश राशि। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तुओं का गुरुत्व त्वरण होता है समान। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा प्रतीत होता है जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है। नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है ना वो 0 हो जाएगा।
जब पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो इस दिशा में भार में कोई भी परिवर्तन प्रतीत नहीं होती है। शून्य गुरुत्वाकर्षण कहलाता है भारहीनता। मुक्त स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का भार शून्य होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले गिरेगी और लकड़ी बाद में गिरेगी। हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगी। कृत्रिम उपग्रह एवं पलायन वेग। ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करने वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। ग्रह के गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था केपलर ने। भूस्थिर उपग्रह स्थित होते हैं तो पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है पश्चिम से पूर्व की ओर। भूस्थिर उपग्रहों की परिक्रमण काल 24 घंटे की होती है। संचार उपग्रह प्रायः स्थापित किए जाते हैं भूस्थिर कक्षाओं में। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार जो होता है वो शून्य होता है। उपग्रहों की चाल निर्भर नहीं करती है उसके द्रव्यमान पे। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो सौर सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब न्यूनतम वेग से जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है कहलाता है पलायन वेग। नेक्स्ट है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सूर्य के लिए पलायन वेग होता है 42 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। पलायन वेग कक्षीय वेग का होता है √2 गुना। अब आ गया दाब। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो है वो दाब कहलाता है। दाब कैसे मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। दाब की विमा होती है ml-1 T-2 होती है। नेक्स्ट है, दाब निर्भर करता है क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। दाब किस पे निर्भर करता है तो क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक लगता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो है वो घटता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब पारे के 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ के द्वारा पड़ने वाला दाब। समुद्र तल पर औसत वायु दाब 760 मिलीमीटर होता है, यानी कि 76 सेंटीमीटर। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है तो क्या होती है, बार होती है। 1 बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है ना वो कम हो जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है क्योंकि ऊपर वायु दाब कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ पर खाना बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि ऊपर वायुदाब कम होता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना संकेत है आंधी तूफान आने की। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे गिरना संकेत होता है वर्षा होने की। बैरोमीटर का पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना संकेत देता है मौसम साफ रहने का। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता जो है वो बढ़ती है। उत्प्लावन बल और उत्प्लावकता। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं को ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे जो है ना उत्प्लावन बल कहते हैं। जब कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है तो उत्प्लावन बल के कारण। लॉ ऑफ फ्लोटिंग या प्लावकता या प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। प्लवन के नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। उत्प्लावक बल निर्भर करता है द्रव के घनत्व तथा द्रव में डूबी वस्तु के आयतन पर। यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वह पिंड के द्रव में डूब जाएगा। नेक्स्ट है घनत्व। किसी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान कहलाता है घनत्व।
घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान पर आयतन का। घनत्व कैसे मात्रक होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। घनत्व की बीमा होती है ml-3। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। दूध की शुद्धता मापी जाती है लेक्टोमीटर से। हाइड्रोमीटर और लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है प्लवन के सिद्धांत पर। जल में अशुद्धियाँ या लवण मिलाने पर जल का घनत्व जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट है, समुद्री जल में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 3.52 और 2.417। जब बर्फ शुद्ध जल में तैरती है तो उसका कितना भाग पानी में डूबा रहता है तो 1/10। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल जो है अपरिवर्तित रहेगा। नमक के घोल में अंडा तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होती है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व जो है ना वो बढ़ जाता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो घनत्व। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे से कम होता है किंतु पानी से अधिक होता है। बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि वायु की तुलना में बादल का घनत्व कम होता है। पिघलने पर बर्फ का आयतन घटता है और जमने पर बर्फ का घनत्व जो है घटता है। जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है। ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। नेक्स्ट है, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को कहते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के बीच संसंजक बल है। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति होती है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव की बीमा होती है ml-1 T-2। द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर करता है द्रव की प्रकृति एवं ताप पर। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है। द्रव में घुलनशील अशुद्धि या नमक मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है। अपमार्जक मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। पृष्ठ तनाव कम होने से उनकी लार्वा जल में डूबकर मर जाती है। समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल को क्यों गिराया जाता है? पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाते हैं क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। संसंजक और असंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल संसंजक बल कहलाता है। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को असंजक बल कहलाता है। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है द्रव के अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण। जल किसी वस्तु के असंजक बल के कारण। ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखने पर अक्षर उभर कर आते हैं असंजक बल के कारण। जब कोई नाव नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। केशिकत्व। खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है क्या कहलाती है? तो केश नली कहलाती है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे दबने की घटना केशिकत्व कहलाती है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व के कारण। ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही को शीघ्र सोख लेता है केशिकत्व के कारण। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिका क्रिया से। पौधों की जड़ों से पर्ण पत्तियों की ओर जल का बढ़ने का कारण केशिकत्व है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाले अपेक्षित गति का विरोध करता है तो श्यानता कहलाता है। श्यानता गुण है केवल द्रव और गैसों का। द्रवों की तुलना में गैसों की श्यानता कम होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है। ताप बढ़ने के गैस की श्यानता बढ़ती है। श्यानता की एसआई इकाई होती है पॉइस। श्यानता गुणांक की बीमा है ml-1 T-2।
किसी तरल की श्यानता का मापन किया जाता है विस्कोमीटर से। किसे किया जाता है? विस्कोमीटर से। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर हो जाते हैं श्यानता के कारण। जब किसी पिंड पर बाहरी बल लगाया जाता है तो उसका आकार और आकृति दोनों ही बदल जाता है तथा जैसे ही बल हटाया जाता है तो वो अपने पूर्ववत स्थिति में आने का प्रयास करता है। पिंड का यह गुण कहलाता है प्रत्यास्थता। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। प्रतिबल के परिणाम स्वरूप वस्तु के आकार में परिवर्तन कहलाता है विकृति। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ क्वार्ट्ज है। हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थता की सीमा में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। हुक का नियम प्रतिबल पर विकृति या इक्वल टू ई होता है। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हुक का नियम पे। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? द्रव चालित दाब के बारे में। बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर। आंधी आने पर टीन की छत या छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि ऊपर का वायुदाब नीचे की वायुदाब से कम हो जाता है। वायुयान के ऊपर उठने एवं फुहारा कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। सेंट स्प्रेस आधारित है बर्नौली के सिद्धांत पर। बुनसेन वर्नर के सिद्धांत पर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है वेंचुरी मीटर से। द्रव चालित ब्रेक कार्य करता है पास्कल के सिद्धांत पे। किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को कहते हैं दोलन गति। एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि नहीं बदलता है। ध्वनि की आवृत्ति जो है ना वो नहीं बदलती है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। आवर्तकाल निर्भर नहीं करता द्रव्यमान पर। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाला बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल। झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है लोलक की लंबाई पे। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल जो है वो बढ़ जाती है। कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगी। किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी करने पर उसका आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाएगी। जब लोलक की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसका आवर्तकाल दुगनी हो जाएगी। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल जो है बढ़ जाएगी। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य होती है यांत्रिक तरंगे। जल तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक मीटर या एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। अब ध्वनि के बारे में। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में। ध्वनि का चाल न्यूनतम होती है तो गैस में। ध्वनि गमन नहीं कर सकती है तो निर्वात में। विभिन्न माध्यम में ध्वनि के चाल का क्रम है ठोस, द्रव और गैस। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस ठोस में होती है? तो एल्यूमिनियम में। किस गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? हाइड्रोजन। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड। जल में ध्वनि की चाल होती है 483 मीटर पर सेकंड। लोहा स्टील में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकंड। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब किसी ध्वनि स्रोत या और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है डॉपलर प्रभाव के कारण। डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है तो आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में।
किसी माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात जो है मैक संख्या कहलाता है। पाराध्वनिक चाल की मैक संख्या होती है 1 से अधिक। अति पाराध्वनिक चाल हाइपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या होती है 5 से अधिक। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑडियोमीटर। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाएगी? 0.61 मीटर पर सेकेंड। दाब की ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शुष्क वायु की अपेक्षा नमीयुक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि तीव्रता होती है 45 डेसिबल। साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल। जोर से बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है 50 से 60। ध्वनि तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है तो 95 डेसिबल। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है 1/10 सेकेंड तक। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। हृदय की धड़कन सुनते हैं स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप की खोज की थी रेत लैनिक ने। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।